बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम असनाफ़ नसर पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नसर क्या है। ऐसी तहरीर जिसको गाया ना जा सके या जो मंजूम ना हो, काफ़िया और रदीफ़ जिसमें ना हो, उसको हम नसर कहते हैं। और नसर की बुनियादी तौर पर अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी दो किस्में हैं, और इनमें से मज़ीद इसकी कुछ असनाफ़ हैं जो आपके पेपर के हवाले से बड़ी अहम हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ नावल है। तो अगर नावल को देखें तो ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है अनोखा या निराला। इस्तिलाह में एक ऐसी तहरीर जिसमें ज़िंदगी की हकीकत को तफसील से बयान किया जाए, किसी भी शख्स के हवाले से हो, उसका अगर मुकम्मल अहाता किया जाए तो उसको नावल कहते हैं। और नावल में ज़्यादातर हकीकत पर मबनी बातें की जाती हैं। इसमें ज़मान व मकान की कोई कैद नहीं होती, यानी किसी भी ज़माने को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। और ये उमूमन काफ़ी तवील होता है, यानी बहुत सारे सफ़ात, बाज़-औक़ात 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि ये किसी भी शख्सियत की पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है। अगर नावल की अक़साम देखें तो इसमें मुआशरती नावल, वाक़याती नावल, इसी तरह नफ्सियाती नावल, तारीख़ी नावल, नज़रियाती नावल और किरदारी नावल वग़ैरह शामिल है। अगर नावल के अज्जाए तरकीबी को देखें तो इसमें कहानी या किस्सा, इसी तरह प्लाट, किरदार, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी और फिर आखिर में नुक्ता नज़र है, यानी ये तरतीब है, इसके साथ नावल लिखा जाता है। उर्दू अदब में आग का दरिया एक बहुत मशहूर नावल है जो कुर्रतुल ऐन हैदर ने 1959 में लिखा। इसी तरह राजा गिद्ध बानो कुद्सिया का लिखा गया नावल है जो कि 1981 में लिखा गया। इसी तरह हम आप आ जाते हैं अफसाना क्या है। अफसाने के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ फ़िक्शन इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। अफसाना इस्तिलाह में ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें माफ़ाक़ल फ़ितर चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हकीकत के बरक्स भी आप जा सकते हैं, और उमूमन ये शार्ट होता है, यानी एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। यूँ कह लें कि किसी एक ज़िंदगी के पहलू को अफसाने में ज़ेर बहस लाया जाता है। मुख्तसर कहानी होती है और इसमें जज्बात का खुलकर इजहार किया जाता है। और जिस तरह नावल में ज़मान व मकान की कैद नहीं होती, अफसाने में उसके बरक्स कैद होती है और वो तवील होता है, ये मुख्तसर होता है। उर्दू अदब में सादत हसन मंटो के अफसाने बहुत मशहूर हैं। इसी तरह गुलाम अब्बास और अहमद नदीम कासमी ने भी बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। अब हम आ जाते हैं इंशाइया। इंशाइया के लुग़वी मानी इबारत के। एक ऐसी तहरीर है जिसका कोई ख़ास ना आगाज़ होता है और ना ही इख्तिताम होता है। हमेशा लिखने वाला कारी पर, यानी जो पढ़ रहा है, उस पर नतीजा छोड़ देता है कि वो उससे नतीजा क्या अख़ज़ करता है, और ये कहीं से किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। इसमें जज्बात का इज़हार खुलकर किया जाता है और ये तहकीक पर मबनी तहरीर नहीं होती। उर्दू अदब में डॉक्टर अनवर सदीद, वज़ीर आगा और मुनीरा जमाल ने काफ़ी इंशाइये लिखे हैं। इसी तरह इसके बरक्स है मज़मून। तो मज़मून और इंशाइया में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो इंशाइया है वो किसी ख़ास मौजू पर तो होता है, मगर उसका ना आगाज़ होता है ना ही इख्तिताम। इसके बरक्स मज़मून में बाकायदा एक मौजू या एक उन्वान होता है, फिर उसका एक प्रॉपर तमहीद बांध कर आगाज़ किया जाता है, फिर उसका नफ्स मज़मून होता है, और फिर आखिर में इख्तिताम यानी एक नतीजा मुरतब किया जाता है। और उर्दू अदब में सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और फ़रतुल्लाह बेग ने काफ़ी मज़मून लिखे हैं। जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान का तहज़ीब अल अख़लाक़ एक बड़े मशहूर किताब है जिसमें उनके मज़ामीन शामिल हैं। मज़मून में एक ख़ास रब्त और तसलसल होता है जो कि इंशाइया में नहीं होता। इसी तरह मकाला, जिसको आप अंग्रेज़ी में थीसिस कहते हैं। मकाला उमूमन एमफिल या पीएचडी या इसी तरह तहकीकी, चूँकि ये तहरीर होती है तो कोई भी स्टूडेंट्स मकाला लिखता है, वो अपनी डिग्री के लिए पेश करता है और यूनिवर्सिटी उसको डिग्री दे देती है। यानी ऐसी तहरीर जो तहकीक पर मबनी हो और इसका एक ख़ास उन्वान होता है, जिसका बाकायदा प्लेजरिज्म भी यूनिवर्सिटीज़ में चेक होता है कि कहीं ये किसी की कॉपी की भी तहरीर तो नहीं है। इसी तरह जब हमने मज़मून की बात की थी तो मज़मून को आप आर्टिकल भी अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिन्फ़े नसर है सफ़रनामा। जब मुसन्नफ़ सैर व स्याह की गरज से किसी शहर या किसी मुल्क
کی سیر کرتا ہے یا اس کا سفر کرتا ہے تو اس میں راستے میں پیش آنے والے واقعات، مناظر، تجربات وغیرہ کو وہ اگر قلم بند کرے یعنی تحریری شکل میں لکھے تو اس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ اس میں سفر شرط ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جذبات کا اظہار ایک کمرے میں بیٹھ کے کر لیا جائے، بلکہ اس کے لیے سفر شرط ہے، اور سیاحت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی عموماً سفر نامے لکھتے ہیں۔ جس طرح آج کل اس کی جدید فارم ٹریولنگ ویلاگ آ گئے ہیں، اس سے پہلے سفر نامے تھے۔ اس کے بعد صنف نثر ہے ڈرامہ۔ تو ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مفہوم ہے کچھ کر کے دکھانا یا عمل کر کے دکھانا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو عملی طور پر سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی، اسی طرح اندر صبا اور فسادی کافی مشہور ڈرامے ہیں۔ ڈرامے کی بھی دو میجر اقسام ہیں، ایک المیہ ہے جس کو آپ ٹریجڈی کہتے ہیں، جس میں عموماً غم یا دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور دوسرا تربیہ ہے جس کو آپ کامیڈی بھی کہتے ہیں۔ اگر ڈرامے کے اجزاء ترکیبی دیکھے جائیں، اجزاء دیکھے جائیں جن سے مل کے بنتا ہے، تو ان میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں خاکہ نگاری کی۔ خاکہ نگاری کیا ہے؟ کسی شخصیت کا مکمل طور پر ظاہری ہو یا باطنی ہو عکس بیان کرنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ اس میں عموماً کسی انسان کے گفتار و کردار پر فوکس کیا جاتا ہے، حقیقت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، یعنی حقیقت نگاری اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اردو ادب میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور منٹو کے خاکے کافی مشہور ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس صنف نثر ہے آپ بیتی، جس کو آپ خود نوشت یا سوانح عمری بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کو اگر ایک مصنف بیان کرتا ہے تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ عموماً 10th کلاس میں آپ کا کوسچن بھی آتا ہے کہ آپ بیتی لکھیں، 1 روپے کی آپ بیتی لکھیں، ایک چیئر کی لکھیں، یا اس طرح کسی بھی چیز کے بارے میں آ جاتا ہے تو آپ وہ بن جاتے ہیں، یعنی میں ایک کرسی ہوں، مجھے وہاں سے خریدا، اس طرح آپ بات بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ عموماً انسان اپنے بارے میں بھی لکھتا ہے، یعنی میں اگر اپنی سوانح عمری کو لکھوں، خود نوشت پہ لکھوں، یا جو میرے ساتھ پیش آیا وہ لکھوں، تو یہ آپ بیتی کہلائے گا۔ اسی طرح آخری صنف نثر ہے لوک کہانی۔ یہ سنانے کی بات ہے، لکھنے کی بات نہیں ہے۔ وہ داستاں یا وہ کہانی جو ہم بزرگوں سے یا باو اجداد سے نسل در نسل سنتے ہیں، اس کو لوک کہانی کہتے ہیں۔ یہ عموماً لکھی نہیں جاتی، صرف سنائی جاتی ہے، یعنی اس کو عوامی داستاں بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے ڈسکس کی نثر کی اصناف یا نثر کی اقسام۔ تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔